देखिए, पहली बात तो आप इसको समझिए, ये मेरे हाथ में संविधान है। संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग चीज है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी होती है विधान। संविधान के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मिलता जुलता है लेकिन एकदम एज इट इज संविधान नहीं है। जैसे धर्म के लिए आपके पास अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है तो हमने रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया, जबकि धर्म बिल्कुल अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है। धर्म पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्रकार का धर्म, वकील का धर्म, डॉक्टर का धर्म, इंजीनियर का धर्म, मंत्री का धर्म, सांसद का धर्म, विधायक का धर्म, ये होता है धर्म। लेकिन रिलीजन होता है मुस्लिम का, क्रिश्चियनिटी का, पारसी का। तो रिलीजन और धर्म अलग अलग है। वैसे ही संविधान बिल्कुल अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलग है। चूंकि कोई शब्द नहीं था तो हमने विधान अडॉप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। अब संविधान की आर्टिकल 44 जिसकी आप बात कर रहे हैं, बहुत विस्तृत चर्चा के बाद यह संविधान में आया था। 23 नवंबर 1948, 23 नवंबर 1948 को यह हमारे संविधान का हिस्सा बना, आर्टिकल 44। और अब तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। इसका मतलब कि संविधान ये कहता है कि केंद्र सरकार इसको लागू करे, राज्य सरकार इसको लागू करे, लेकिन एक्चुअली ये आर्टिकल 35 था, यानी ये फंडामेंटल राइट था। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 ये फंडामेंटल राइट था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान निर्माताओं के पास उस समय नहीं था तो उन्होंने बोला कि अभी चूंकि इमीडिएटली इसको फंडामेंटल राइट बनाएंगे, इसका ड्राफ्ट बनाने का हमारे पास टाइम नहीं, तो इसको इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया और ये आशा किया कि जो हमारी सरकारें बनेंगी वो लागू करेंगी। ये दुर्भाग्य की बात है कि 125 बार अब तक संविधान बदला जा चुका है, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा चुका है, लेकिन आर्टिकल 44 यानी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक लागू नहीं हो पाया। लागू करना तो छोड़िए, आज तक उसका ड्राफ्ट भी नहीं बन पाया। और एक ड्राफ्ट इसका सामने नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इसके कारण हो क्या रहा है, जो इसका समर्थन करते हैं ज्यादातर उनको भी नहीं पता कि ये आर्टिकल 44 क्या है, समान नागरिक संहिता क्या है, और जो विरोध करते हैं उनको भी नहीं पता। एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है। समर्थक इधर से उसको धक्का मार रहे हैं, विरोधी उधर से धक्का मार रहे हैं, लेकिन वो आज तक न उनको क्लियर है एक्चुअल में क्या है, न इधर क्लियर है। मैंने सिंगापुर का, अमेरिका का, यूके का, 4-5 देशों का यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ा, तो वहाँ पे भी लगभग यही, जैसा हमारे आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे इसी से मिलते जुलते प्रोविजन उन देशों में भी है। और अभी तो लंका ड्राफ्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट कर रहा है, जबकि लंका के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, लेकिन वो ड्राफ्ट कर रहा है, इंप्लीमेंट करने जा रहा है। मोटा मोटा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप ऐसे समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में 5 एलिमेंट होते हैं। पहला उसका एलिमेंट है यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की एंट्री हमारी जिंदगी में तब होती है जब शादी विवाह की बातचीत शुरू होती है। जब शादी विवाह की बातचीत शुरू होती है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है, लड़का कितने साल का है, लड़की कितने साल की है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की एंट्री वहां से शुरू होती है कि शादी विवाह की उम्र समान होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश 125 देशों में समान है, लेकिन जहां हमारे संविधान में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहां समान नहीं है। अश्विनी जी, आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की लिस्ट में नीति निर्देशक तत्वों में आता है। आपने एक बड़ा ही विषय को खोल के बताया कि मूल संविधान में आर्टिकल 35 जो फंडामेंटल राइट्स में था जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। समय का अभाव या उस समय परिस्थितियां ऐसी ना हो पाना, इस वजह से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की लिस्ट में आ जाता है। आज जब हम चर्चा करते हैं तो क्या इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रहना ठीक है या इसको उस जगह आना चाहिए जो मूल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो कुछ भी है वो इनफैक्ट किसी भी मामले से फंडामेंटल राइट से कम नहीं है। ये बात हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 37 में लिख दिया है। आर्टिकल 37 में बहुत बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल 47 कहता है भारत में नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए, आर्टिकल 48 कहता है गौहत्या पे प्रतिबंध होना था। जो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है आर्टिकल 50 तक,
वो सब कुछ फंडामेंटल राइट के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है और संविधान में आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नेवरथलेस फंडामेंटल, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी मामले में फंडामेंटल राइट से कम है ही नहीं है, इसलिए उसको कम नहीं आंकना चाहिए। सवाल केवल इतना इसको लागू करने का। मैंने जब पहली पीआईएल फाइल किया, मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उसके 5 अलग अलग मैंने पीआईएल फाइल किया। सबसे पहले मैंने जब देखा कि अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, बाकी सब देशों में, चाइना में, हर जगह पहली स्टेप क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो पहली स्टेप है यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज। मैंने जब रिसर्च किया तो पता चला दुनिया के 125 देशों में लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर होती है। हमारे देश में हिंदू में लड़की की शादी की उम्र 18, लड़के की 21। ये भी समान नहीं है जी, 3 साल का इसमें भी डिफरेंस है। बिल्कुल। मुस्लिम में शादी की कोई उम्र ही नहीं, कोई डिफाइंड ही नहीं है। वहां एक मान के चला जा रहा है कि वो 9 साल चलेगी, एज ऑफ पबर्टी। एज ऑफ पबर्टी। उसमें यह मान लिया गया कि चूंकि प्रॉफेट मोहम्मद ने शादी किया था 6 साल में आयशा से और 3 साल के बाद अपने घर लाए थे, तो आयशा को जब लाए थे अपने घर तो 9 साल की थी। वो रीति रिवाज आज तक चल रहा है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। बिजली बन गई, मोबाइल बन गया, टावर बन गए, चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, और शादी की उम्र वो 1400 साल पुरानी। और हिंदुओं में भी हमारे यहाँ तो 4 आश्रम थे। पहला आश्रम क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम। तो शादी होती थी 25 साल में। मैं कह रहा हूं नहीं 25 साल तो 21 साल सही, लेकिन 21 साल सबके लिए होना चाहिए। हिंदू के लिए भी होना चाहिए, मुस्लिम के लिए भी होना चाहिए, पारसी के लिए भी होना चाहिए, ईसाई के लिए भी होना चाहिए, लड़के के लिए होनी चाहिए, लड़की के लिए होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए इसका मैं आपको, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा वो बताता हूं आपको। WHO कहता है कि 20 साल के पहले प्रेगनेंसी ठीक नहीं है। 20 साल के पहले आज की वर्तमान परिस्थितियों में शादी करना ठीक नहीं है। WHO कहता है कि 20 साल के पहले प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक नहीं है। 20 साल के पहले फिजिकल मैच्योरिटी नहीं आ रही है। और बहुत सारे फिजिशियन इस बात को कह चुके हैं कि 20 साल के पहले लड़का हो या लड़की फिजिकली मैच्योर नहीं हो रहा है। साइकेट्रिक कहते हैं, मनोचिकित्सक कहते हैं कि 20 साल के पहले मेंटल मैच्योरिटी नहीं आती, लड़के लड़की में वो समझ नहीं डेवलप हो पाती जो शादी विवाह के लिए ज़रूरी है। वैसे भी अगर आप प्रैक्टिकली आप देखो तो 20 साल में से पहले तो लड़का हो या लड़की ग्रेजुएशन तक नहीं कर पाते, 20 साल के पहले कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं कर पाते, 20 साल के पहले कोई टेक्निकल कोर्स नहीं कर पाते, न 20 साल के पहले वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक कर पाते हैं। तो शादी की उम्र 20 साल से कम रखने का कोई मतलब समझ में नहीं आता। लड़का या लड़की फिजिकली मैच्योर नहीं है, लड़का लड़की मेंटली मैच्योर नहीं है, लड़का लड़की जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, लड़के और लड़की की पढ़ाई पूरी हुई नहीं है। फिर शादी विवाह की उम्र 18 कर देना और 21 कर देना, और वो भी केवल हिंदुओं के लिए कर देना, मुस्लिम को भी नहीं करना। यानी मुस्लिम बहन बेटियां, आप सरकार क्या चाहती है? मुस्लिम बहन बेटियों की पढ़ाई ना हो, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो कॉलेज ना जाए। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी हो चुका है। हमने ये कहा है कि लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर हो, वो 20 साल हो या 21 साल हो। और हमें खुशी है कि सरकार ने भी उस पर एक कमेटी बना दिया, जिसको जया जेटली कमेटी कहते हैं। जया जेटली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दिया है कि हाँ, लड़के लड़की की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, जिससे सब ग्रेजुएशन कर सकें, सब मेच्योर हो सके। अब आने वाले पार्लियामेंट सेशन में इस पर चर्चा होती है कि नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन समय आ गया है कि इस पर कानून बना के मिनिमम एज ऑफ मैरिज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, महिला, पुरुष, लड़का लड़की सब के लिए 21 साल किया जाए। उससे वास्तव में हम जो 21वीं सदी में जो नया भारत बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो पहली कंडीशन है कि यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज हो, और यही यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहली कंडीशन है। एक बार शादी विवाह हो गया, अब आता है अगला क्या। अगर शादी एकदम सक्सेसफुल है, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है, बढ़िया खुशी खुशी दोनों रह रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का रोल खत्म हो जाता है जिंदगी से। लेकिन यदि किसी तरीके का विवाद होता है, शादी सफल नहीं हो पा रही है और शादी तोड़ना है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होना चाहिए। विवाह विच्छेद का तरीका, तलाक लेने का तरीका, शादी तोड़ने का तरीका भारत में सबके लिए एक होना चाहिए।
और संविधान का मतलब ही है समान विधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। दुर्भाग्यवश हिंदुओं में शादी तोड़ने का तरीका अलग है, मुस्लिम्स में आज भी मौखिक शादी टूटती है। भाई तलाके विद्दत जिसको ट्रिपल तलाक कहते हैं वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन तलाके हसन, तलाके एहसन, बाकी तलाक तो आज भी चल रहे हैं। उसमें भी कोई आपको कारण नहीं बताना, उसमें भी कोई जिम्मेदारी नहीं देना, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना। बस अंतर केवल इतना आया कि पहले एक बार में आप 3 तलाक दे सकते थे, अभी आपको एक एक महीने में 3 बार बोलना है, इतने अंतर आया। बाकी मौखिक तलाक तो आज भी चल रहा है। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, अब किसी मजहब में यह है कि भाई लड़की अगर बाज है, उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं तब भी तलाक ले सकते हैं। दूसरे में यह है लड़का नपुंसक है तब भी तलाक ले सकते हैं। हिंदुओं में यह है कि अगर बाल विवाह हो जाए तो बाद में लड़का लड़की कह सकता है जी हमारी शादी आपने जल्दी क्यों कर दिया, हम तो तलाक लेंगे। ये भी एक ग्राउंड है, मुस्लिम में वो ग्राउंड नहीं है। तो अभी एक में ये भी है कि अगर कोढ़ हो जाए लड़का या लड़की को, कोढ़ की बीमारी हो जाए तो भी तलाक ले सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। हमारा ये कहना है अगर कोढ़ होने पे तलाक हो सकता है तो वो सबके लिए होना चाहिए। नपुंसकता के आधार पे तलाक हो रहा है तो वो सबके लिए हो। अगर बाजपन के आधार पे तलाक हो सकता है तो सबके लिए हो। अगर बाल विवाह होने पे तलाक होना है तो सबके लिए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू के लिए अलग तलाक का नियम हो, मुस्लिम के लिए अलग तलाक हो, पारसी के लिए अलग हो, ईसाई के लिए अलग हो, और कहीं मौखिक तलाक हो कहीं लिखित तलाक हो। ये नहीं होना चाहिए। तो मेरी जो दूसरी PIL है यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया है और भारत सरकार के कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास विभाग को नोटिस जारी किया हुआ है। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। आशा करता हूं कि इस पे भी सरकार हमारी इस PIL का समर्थन करेगा और देश के सभी महिला पुरुष, सभी बहन बेटियों को एक जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स हमें मिलेगा। ये अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर हम अलग अलग चला रहे हैं तो फिर तो हम कहते हैं विधान है, संविधान नहीं है। संविधान मतलब किसी भी चीज का जो विधान होना चाहिए हमारे देश में वो समान होना चाहिए, धर्म के आधार पर अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए ये पहला कंडीशन होती है यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज और दूसरी बात होती है यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। अब अगर तलाक हो गया तो अगला नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप ये हुआ है भाई गुजारा भत्ता कितना कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, मेंटेनेंस। आज की रेट में क्या हो रखा है? मान लीजिए मेरी 4 बेटियां हैं, एक हिंदू शादी करती है, एक मुस्लिम शादी करती है, एक पारसी से, एक ईसाई से, और उन तलाक होने के बाद चारों फिर वापस आती हैं, तो एक को तो गुजारा भत्ता मिलेगा ही नहीं। गुजारा भत्ते का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जिसने मुस्लिम से शादी किया उसको कोई गुजारा भत्ता नहीं, क्रिश्चियन से जो शादी किया उसको गुजारा भत्ता कुछ अलग मिलेगा, पारसी जिसने शादी किया उसको गुजारा भत्ता कुछ अलग मिलेगा, हिंदू जिसने शादी किया उसको गुजारा भत्ता अलग मिलेगा। यह संविधान नहीं है। संविधान का मतलब गुजारा भत्ता जो भी है XYZ 5,000, 10,000, 20,000 जो भी मिलना है उसका पैरामीटर सेम होना चाहिए। रिलीजियस बेसिस पे नहीं, वो रिलीजन के बेस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुजारा भत्ता गुजर बसर करने के लिए मिलता है। उसका नाम ही है गुजारा भत्ता, यानी मेंटेनेंस, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को जीवन यापन करने के लिए, अपने आप को गुजर बसर करने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए दिल्ली में 4 बहनें रह रही हैं, एक ही सोसाइटी में रह रही हैं और किराए पे रह रही हैं, तो किराया तो उन चारों का बराबर। सब्जी वो खरीदती हैं, सब्जी का रेट चारों के लिए बराबर। अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल की फीस बराबर। वो जो जिंदगी में जितना मिनिमम उनको खर्च करना है 10,000, 20,000 रुपए, वो सबके ऊपर खर्च हो रहा है। अब उसमें एक को गुजारा भत्ता मिलेगा नहीं, एक को 5,000 मिलेगा, एक को 10,000 मिलेगा, एक को 15,000 मिलेगा। ये संविधान नहीं है। इसलिए मैंने जो तीसरी PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि सबका मेंटेनेंस समान हो, यूनिफॉर्म हो, गुजारा भत्ता सबके लिए समान हो। हिंदू बहन बेटियों को भी उतना ही गुजारा भत्ता मिले, मुस्लिम बहन बेटियों को भी उतना मिले, पारसी को भी उतना मिले और ईसाई को भी उतना मिले। वो मेरी जो तीसरी PIL थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय को नोटिस जारी किया हुआ है। जवाब अभी तक किसी का नहीं आया, मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन ये मान के चलते हैं कि मौनम स्वीकार लक्षणम, अभी तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब सरकार के मन में कुछ चल रहा होगा, हो सकता है वो पार्लियामेंट में ही अपना कर दें। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं आया। तो 3 कंडीशन हो गई, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो गई, तलाक लेने का तरीका एक हो गया, गुजारा भत्ता एक हो गया। अब जो चौथी कंडीशन आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 की, वो होती है यूनिफॉर्म एडॉप्शन एंड गार्जियनशिप।
गोद लेने का जो नियम है वो सबके लिए एक होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हिंदुओं में मान लीजिए बच्चा नहीं हुआ तो पुरुष भी, पति भी गोद ले सकता है, पत्नी भी गोद ले सकती है और अपनी प्रॉपर्टी भी दे सकती है। उस बच्चे को एकदम जैसा अपना एक जो बायोलॉजिकल सन होता है, एकदम अपना निजी जो बेटा होता है उसकी तरीके उसका पालन पोषण कर सकती है, एकदम अपने बच्चे के समान उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी वसीयत भी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम्स में ये नहीं है। अब चूंकि वहां पे गोद लेने का नियम नहीं है, प्रॉपर्टी अपनी दे नहीं सकते, जब प्रॉपर्टी दे नहीं सकते तो कोई अपना बच्चा उनको क्यों देगा गोद। अब दिक्कत क्या आ रही है कि बच्चा हुआ नहीं, गोद ले नहीं सकते, तो उसकी वजह से वहां फिर बहुविवाह हो जाता है, एक शादी और कर लेते हैं। मतलब दूसरी शादी करना वहां पे अलाउ है, लेकिन गोद लेना और गोद लेके अपनी पूरी प्रॉपर्टी देना अलाउ नहीं है। अगर बच्चा नहीं हुआ और शादी नहीं किया तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वक्फ में चली जाएगी। वो अपने बच्चे को नहीं दे सकते जिसको उन्होंने बचपन में लेकर पालन पोषण किया। तो ये, इसको भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हमने कहा है कि भारत में एक जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल, सब के लिए कॉमन गोद लेने का नियम बने, यूनिफॉर्म एडॉप्शन गार्जियनशिप हो, हिंदू हो या मुस्लिम, पारसी हो या ईसाई, पति हो या पत्नी, गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए केवल पति को मिले पत्नी को न मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए पत्नी को मिले पति को न मिले, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं में, आज की डेट में हिंदुओं को गोद लेने का अधिकार है, मुस्लिम गोद नहीं ले सकते। ये जो चल रही है ना, ये बिल्कुल गलत चल रही है। मुझे लगता है अगर जेंडर एक सबके लिए गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा तो बहु विवाह अपने आप बहुत कम हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी महिला ये नहीं चाहती कि उसके घर में एक सौतन और आ जाए। कोई महिला नहीं चाहती है कि उसके घर में एक और उसके घर में सौतन आके बैठ जाए। अच्छा, दिक्कत और भी है, बाय द वे, अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है और कमी महिला में नहीं है बल्कि कमी पुरुष में है, तो उसने दूसरी शादी कर लिया, क्योंकि कमी पुरुष में है तो दूसरी शादी से भी बच्चा नहीं होगा। अब पता चला तीसरी शादी कर लिया तो 203 घर में 3 बीबियां आ गई, बच्चा ही नहीं हो रहा। इन सब का जो समाधान ये है कि गोद लेने का और बच्चे को पालन पोषण करने का जो राइट है वो सबको मिले, सभी बहन बेटियों को मिले, तो बहुत सारी इसमें जो समस्याएं हैं, कानूनी अड़चने हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। और पांचवा जो इम्पॉर्टेंट है वो है सक्सेशन इनहेरिटेंस। कहने का मतलब विरासत का नियम, वसीयत का नियम, प्रॉपर्टी का नियम सब के लिए एक समान होना चाहिए। विरासत का जो अधिकार है, वसीयत का जो अधिकार है, जो प्रॉपर्टी का अधिकार है, वो भी सबको एक समान होना चाहिए। जब मैंने 5वीं PIL फाइल किया सक्सेशन इनहेरिटेंस पे कि सबके लिए विरासत का, प्रॉपर्टी का नियम एक हो, और जब एडमिट हुई मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL, मेरे पास जो सबसे पहला फ़ोन आया था वो कश्मीर के कुलगाम से आया था। मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, मुस्लिम लड़का था वो। बोला सर हमारे मामा नहीं है और हमारे नाना अपनी प्रॉपर्टी हमें देना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी दे ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी का जो राइट है वो लड़कों की है। मतलब कोई भी व्यक्ति, अगर हमारे, मान लीजिए मैं मुस्लिम हूं, हमें बेटा नहीं है, केवल बेटी है, तो हम अपनी बेटी को पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। बेटी का जो हमारा बेटा है, नाती और पोता, उसको पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। हम 1/3 दे सकते हैं, बाकी फिर से वो वक्त में चली जाएगी। तो वो बहुत खुश था। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। भारत में एक जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल वसीयत का नियम होना चाहिए, विरासत का नियम होना चाहिए, और प्रॉपर्टी का राइट सबको बराबर होना चाहिए। जब हम कहते हैं जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, हम कह रहे हैं महिला पुरुष सब बराबर हैं, हम कह रहे हैं तो महिला पुरुष सब बराबर हैं, केवल हिंदुओं में थोड़ी होना चाहिए। महिला पुरुष बराबर तो मुस्लिम्स में भी होना चाहिए, पारसी में भी होना चाहिए, ईसाइयों में भी होना चाहिए। अभी भी चल रहा है पारसियों में कि अगर वो गैर पारसी से शादी कर ले तो प्रॉपर्टी का राइट उसका छिन जाता है। ये भी गलत है। तो हम ये कह रहे हैं कि वास्तव में अगर आप चाह रहे हैं कि भारत को एक सेकुलर देश बनाना, आप वास्तव में ये कह रहे हैं कि हाँ भारत संविधान से चलता है, तो संविधान का मतलब होता है समान विधान, और सेकुलरिज्म का मतलब होता है सबके लिए एक विधान। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून, पारसी के लिए अलग, ईसाई के लिए अलग। या तो आपको अगर संविधान नहीं लागू करना तो सेकुलर वर्ड हटा दीजिए, आर्टिकल 44 को संविधान से निकाल दीजिए, और फिर अपने अपने मजहब के हिसाब से लोग अपना अपना अपने हिंदू रीति रिवाज से काम करें, मुस्लिम अपने मुस्लिम रीति रिवाज से काम करें। नहीं तो अगर वास्तव में हम चाह रहे हैं कि ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ संविधान लागू है, तो जो सबसे पहला स्टेप लेना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ,
वो था आर्टिकल 44 को लागू करना। दुर्भाग्यवश वो लागू नहीं हुआ। अब ये पांचों PIL मेरी सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं और इन पांचों PIL को आप क्लब कर दो तो अपने आप ऑटोमेटिक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। पांचों PIL पे नोटिस हो चुका है, पांचों PIL सरकार के पाले में है। अब सरकार को ये जवाब देना है। सरकार कब जवाब देती है ये तो भविष्य बताएगा। मैं आशा करता हूं कि कम से कम इस मामले में जो दर्शक हैं, मैं पब्लिक 24 के सभी दर्शकों से कहूंगा, आप इस वीडियो को अपने अपने सांसदों को जरूर फॉरवर्ड करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लेक्चरर्स को भेजिए, प्रोफेसर्स को भेजिए, जो टीचर्स को भेजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो को अपने अपने विधायक और सांसद को टैग करके ट्वीट करिए। इस भारत में, विकसित देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो चल ही रहा है, भारत में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। भारत के गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, आज भी चल रहा है। जब गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में आया था तब उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। वो चले गए लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। इसका मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो सबसे जो ज्यादा फायदा होना है वो मुस्लिम बहन बेटियों को होगा। हिंदुओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई फायदा नहीं होगा। ये तो मतलब अलग बात है कि हिंदू डिमांड करते हैं और मुस्लिम विरोध करते हैं। सच्चाई ये है, हिंदुओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई फायदा नहीं। हिंदुओं के यहाँ ऑलरेडी लगभग महिला और पुरुष को इक्वलिटी मिल चुकी है, एक बराबर अधिकार मिल चुका है। जहां नहीं मिलना है, नहीं मिल रहा है, वहीं से विरोध आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जब ये वीडियो कम से कम मुस्लिम बहन बेटियां हमारी देखेंगी, मुस्लिम भाई हमारे सुनेंगे और खासतौर पे युवा इसको सुनेगा, तो उसको समझ में आएगा, अच्छा यार ये तो हमारे काम की चीज़ है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिमों के फायदे का है, ना कि हिंदुओं के।